तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, खुर्रम मतलब शाहजहां का शासनकाल। शाहजहां के शासनकाल की बात करते हैं तो 1627 से लेकर 1657 तक का इसका शासनकाल देखने को मिलता है। शाहजहां मुगल साम्राज्य का एक महान शासक रहा। 1592 में इसका लाहौर में जोधाबाई के गर्भ से जन्म हुआ था। बचपन में उन्हें खुर्रम के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के खिलाफ सफलता प्राप्त करने के बाद उन्हें उनके पिता जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो कि नूर जहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। तो शाहजहां का विवाह, ध्यान रखिएगा, किसके साथ में हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिन्हें इतिहास में मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने उन्हें मल्लिका ए जमानी की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। शाहजहां और मुमताज की 14 संतानें थी, जिनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रही। इन 4 पुत्रों में से अगर हम बात करें तो 3 के बीच में सिंहासन को लेकर संघर्ष हमको देखने को मिलता है। पहला दारा शिको, दूसरा औरंगजेब और तीसरा मुराद बख्श। शाहजहां ने ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है, उसे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। उसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। आगे चलकर मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हो जाती है, जहाँ पर उनकी पहली कब्र बनाई जाती है। इसके बाद मुमताज को ताजमहल में दफनाया गया। शाहजहां के अगर शासनकाल में अगर हम मेजर कैंपेन्स को डिस्कस करें तो पहला आता है 1632 में अहमदनगर का अधिग्रहण। शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। इसके बाद 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहां ने यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई निर्माण कार्य किए। शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को हमने डिस्कस किया था, चित्रकारिता का स्वर्णकाल कहा जाता है। वहीं शाहजहां के शासनकाल की बात करें तो वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस समय अनेक भव्य इमारतों का निर्माण हुआ, जैसे कि ताजमहल अभी हमने डिस्कस भी किया था आगरा में, जिसे उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था शाहजहां ने। इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके अलावा शाहजहां के शासनकाल में ही मोती मस्जिद का निर्माण किया गया, जो कि आगरा में स्थित है। लाल किले का निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में देखने को मिलता है, दिल्ली में स्थित है, जिसे मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण भी दिल्ली की एक प्रसिद्ध मस्जिद है, उसका निर्माण भी शाहजहां के शासनकाल में ही किया गया। आगे चलकर फ्रेंड्स 1657 में शाहजहां की मृत्यु की अफवाह फैलाई गई, जिस वजह से शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध जो है वो शुरू हो गया कि सिंहासन किसके पास जाएगा। 1657 में जब मुगल सम्राट शाहजहां बीमार हुए तब उनकी मृत्यु की अफवाह तेजी से फैलाई गई। इस अफवाह ने उनके चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी बनने के लिए संघर्ष को जन्म दे दिया। शाहजहां के 4 प्रमुख पुत्र थे, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। हर एक पुत्र ने अपने अपने क्षेत्रों में क्या करा? इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया और अपनी ताकत के बल पर सिंहासन पर अधिकार जमाने की योजना बनाई। इन सभी में औरंगजेब, जो कि सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी और कूटनीति में कुशल था, उसने एक चतुर योजना बनाई थी। उसने अपने भाई मुराद को यह विश्वास दिलाया कि यदि वो मेरे साथ मिलकर दारा शिको और शुजा को हरा देता है तो वह मुराद को पंजाब, सिंध, काबुल और कश्मीर के प्रांत दे देगा। इस योजना से मुराद उसके साथ में आ गया और दोनों ने मिलकर युद्ध का मोर्चा संभाला। औरंगजेब और मुराद ने मिलकर शाह शुजा और दारा शिकोह के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन औरंगजेब ने अपनी योजना को अगले चरण में ले जाते हुए मुराद को धोखा दे दिया। उसको प्रांत देने की बजाय उसने बंदी बना लिया और सभी प्रांतों पर खुद ही कब्जा कर लिया। इस तरीके से औरंगजेब अगला मुगल बादशाह जो है वो बन जाता है। औरंगजेब के बादशाह बनने के बीच में कई आपस में देखिए इनके बीच में युद्ध लड़े गए। उन युद्धों को भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि बहादुरपुर का युद्ध शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें शाह शुजा पराजित होकर बंगाल भाग गया था। धर्मत की लड़ाई हुई थी औरंगजेब, मुराद और दारा शिकोह के बीच में, जहां पर दारा की सेना जो है वो हार गई थी। इसके अलावा सामूगढ़ का युद्ध की बात करें तो ये युद्ध जो था वो निर्णायक रहा। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। दारा शिकोह भाग गया था एंड सामूगढ़ की लड़ाई औरंगजेब जीत गया एंड ये लड़ाई जो रही वो निर्णायक रही। तो इस तरीके से औरंगजेब ने अपनी जीत के बाद में शाहजहां को भी कोई मौका न देते हुए आगरे के किले में कैद कर लिया।
शाहजहां के अंतिम वर्ष इसी किले में एकांत में गुजरे, जहां से वह केवल सिर्फ ताजमहल को देख सकता था, जिसे उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। यह उसके लिए एक भावनात्मक पीड़ा थी कि उसने जिस साम्राज्य का निर्माण किया उसी के उत्तराधिकारी संघर्ष में उन्हें अपने ही बेटे ने कैद कर लिया। साल 1666 में शाहजहां की मृत्यु आगरा के किले में हो जाती है, जिसके बाद 1658 में औरंगजेब ने स्वयं को मुगल साम्राज्य के सम्राट के रूप में घोषित किया और गद्दी पर बैठ गया। तो इस तरीके से औरंगजेब जो है वो अगला मुगल बादशाह बन जाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब एक महाप्रतापी शासक था। औरंगजेब ने, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूरे मुगल वंश के इतिहास में सबसे ज्यादा टैक्स वसूला था। औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो 1658 से लेकर 1707 तक का इसका समय चलता है। औरंगजेब का जन्म की बात करते हैं तो 1618 को दाहोद गुजरात में इसका जन्म हुआ था। औरंगजेब को लोग आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। अपने सख्त और कट्टर इस्लामी नियमों के पालन के लिए यह जाना जाता था। औरंगजेब का शासनकाल मुगलों के इतिहास में सबसे अधिक टैक्स वसूलने के लिए जाना जाता है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का बादशाह बना 1658 में। अपनी नीति में कुरान मतलब शरीयत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इसने कई बदलाव करे। सबसे पहले बात करते हैं औरंगजेब के विवाह और राज्याभिषेक की। तो 1637 में औरंगजेब ने फारसी घराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से शादी की, जिन्हें बाद में रबिया बीबी के नाम से भी जाना गया। औरंगजेब एकमात्र मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। इससे उसकी सत्ता में पकड़ मजबूत हुई। उसने अपने कट्टर सिद्धांतों को भी लागू करना शुरू किया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयां लड़ी, जिससे उसका साम्राज्य भी और ज्यादा फैल गया। सबसे पहला जाट विद्रोह। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने उसके अत्यधिक कर, टैक्स नीति और सख्त शासन के खिलाफ विद्रोह किया। इसका नेतृत्व किसने किया था? गोकुला और राजाराम ने किया था। इसे दबाने के लिए 1670 में तिलपट का युद्ध लड़ा गया, जिसमें जाट विद्रोहियों की हार हो गई। बीजापुर और गोलकुंडा का अधिग्रहण भी किया गया। दक्षिण भारत में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से मुगलों का साम्राज्य दक्षिण में भी और मजबूत हो गया। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां बहुत ही ज्यादा सख्त थी। उसने कई ऐसी प्रथाओं को बंद कर दिया जो उसे इस्लाम के खिलाफ लगती थी, जैसे कि झरोखा दर्शन। मुगल शासक जनता से सीधे मिलने के लिए झरोखा दर्शन करते थे, लेकिन औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया क्योंकि उसे यह प्रथा इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध लगती थी। इसके बाद में औरंगजेब को संगीत और कला में रुचि नहीं थी, इसीलिए उसने अपने दरबार से सभी संगीतकारों और इतिहासकारों को हटा दिया, क्योंकि वह उन्हें इस्लाम के खिलाफ मानता था। औरंगजेब ने तुलादान मतलब शासक का वजन सोने चांदी से तोलना, ये जो प्रथा थी उसको भी खत्म कर दिया। उसे यह प्रथा गैर इस्लामी लगती थी। इसके अलावा पारसी समुदाय का नौरोज त्योहार राज्य में मनाया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने इसे बंद करवा दिया। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। ये जो टैक्स था गैर मुसलमानों पर लगता था, जिससे राज्य में फिर से धार्मिक असंतोष बढ़ने लगा। औरंगजेब को विश्वास था कि मंदिर षड्यंत्र का केंद्र हो सकते हैं, इसलिए उसने कई हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का, सोमनाथ मंदिर गुजरात का, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर, महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ऐसे कई मंदिरों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया। आगे चलकर फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियां जो थी और अत्यधिक टैक्स वसूलने की जो पॉलिसी थी, नीतियां थी, उससे जनता में असंतोष पैदा हो गया था, जिसने मुगलों की शक्ति को कमजोर कर दिया। तो इस तरीके से औरंगजेब के शासनकाल के बाद में मुगलों का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। तो इस तरीके से हमने अर्ली मुगल्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेसर मुगल को। 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक के मुगल शासकों को हम डिस्कस करेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु को हमने डिस्कस कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र मुअज्जम 63 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। यह शासनकाल मुगल साम्राज्य की गिरावट का आरंभिक चरण था। 1707 से लेकर 1712 तक का इसका समय काल चलता है। उसके बाद में 1712 में जहादर शाह जो है वो मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बनता है। जहादर शाह ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने 3 भाइयों की हत्या की और जुल्फिकार खान की सहायता से शासन जो है वो स्थापित कर लिया।
हालांकि जहादर शाह असल में जुल्फिकार खान की कठपुतली था और वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खान के हाथों में ही थी। जहादर शाह ने मालवा के जय सिंह को मिर्जा राजा और मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। अंत में सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ने उसकी हत्या कर दी। इन्हीं सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता था। इसके बाद 1713 से लेकर 1719 तक का समय चलता है फर्रुखसियर का, जो कि अगले मुगल बादशाह बनते हैं। फर्रुखसियर की बात करें तो सैयद बंधुओं की सहायता से यह गद्दी पर बैठा और जहादर शाह को पराजित किया। उसे उसकी कायरता के कारण घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। 1717 में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए शाही फरमान जो है मतलब चार्टर जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस फरमान से कंपनी को बंगाल में कई व्यापारिक सुविधाएं दी गई, जैसे कि बिना टैक्स चुकाए जो माल था उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। आगे चलकर 1719 में मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से लेकर 1748 तक का इसका समय चलता है। मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहा जाता था, अपनी रंगीन और विलासिता भरी जीवन शैली के लिए जाना जाता था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और उसकी शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण होती गई। इसी समय बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने पहली बार दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसकी उदासीनता और विलासिता के कारण साम्राज्य में असंतोष और विद्रोह भी बढ़ता गया। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में कई मुगल शासक हुए, जैसे कि अहमद शाह, उसके बाद में आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये सभी मुगल बादशाह हुए। इसमें जो अकबर द्वितीय था उसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो लास्ट मुगल शासक रहे, जो 1857 के रिवॉल्यूशन के टाइम पर भारत के प्रमुख थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पराजित कर म्यांमार, जो कि उस समय बर्मा था, वहां पर भेज दिया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने मुगल वंश के अधिकतर लोगों को भी मार दिया और हुमायूं के मकबरे में दफना दिया। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। आखिरी शासक कौन रहा ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये हमने 1526 से लेकर 1857 तक की पूरी कहानी को डिस्कस किया, मुगल साम्राज्य को डिस्कस किया। फ्रेंड्स देखिए, मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे जब पतन होना स्टार्ट हुआ था, तब भारत में कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनी जो थी वो आना शुरू हो गई थी। तो इनका दबदबा जो है, मतलब अंग्रेजों का दबदबा जो है वो शुरू हो गया था। तो अगला जो लेक्चर होने वाला है हमारा, वो होने वाला है भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर धीरे धीरे कर कब्जा किया और अलग अलग यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई उन्होंने किस तरीके से अपना व्यापार फैलाया। तो ये डिस्कस करने वाले हैं हम अगले पार्ट में, जो कि है हमारा भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। ठीक है, तो ये हमने मुगल साम्राज्य को अच्छे से डिस्कस किया। लास्ट में एक छोटा सा सेक्शन है वो और डिस्कस कर लेते हैं हम, कि मुगल शासकों और सिख गुरुओं के बीच में हमको देखिए समय समय पर कई संघर्ष देखने को मिले थे। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले हम बात करते हैं गुरु अमरदास जी की। गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे और उनका कार्यकाल बादशाह अकबर के शासनकाल में था। अकबर ने गुरु अमरदास जी का सम्मान किया और उनके बाद गुरु अर्जन देव जी जो सिखों के 5वें गुरु थे उनका भी सम्मान किया। अकबर ने गुरु अर्जन देव जी से मुलाकात भी की, जिसमें अकबर को अन्य लोगों के साथ बैठकर लंगर में भोजन करने का अवसर भी दिया गया। यह सिख परंपरा और सिख धर्म की समानता की भावना को दिखाता है, जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के भोजन करते हैं। गुरु अर्जन देव जी की बात करें तो अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे और उनके समय में सिख धर्म का प्रचार और प्रभाव जो है वो बढ़ने लगा था। 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला। गुरु अर्जन देव जी ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने उन्हें कड़ी यातना देकर मृत्युदंड दे दिया। गुरु अर्जन देव जी की इस शहादत को सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है, जिससे सिख धर्म में साहस और संघर्ष की भावना का उदय हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और उनके समय में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धर्म अपनाने की मांग की, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि शीश कटा सकते हैं, केश नहीं।
जिसका अर्थ ये है कि वह अपने सिर की बलि दे सकते हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रतीक अपने केशों को नहीं छोड़ सकते। उनके इस दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दे दिया। यह घटना सिख समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के रूप में स्मरण किया जाता है, जिन्होंने धर्म और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये हमने मुगल शासन के दौरान सिख गुरुओं और मुगल शासकों के बीच कई बार जो टकराव हुए उनको डिस्कस किया। इम्पॉर्टेंट है प्रमुख सिख गुरुओं और मुगल शासकों के बीच का ये संघर्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मुगल साम्राज्य को हमने डिटेल में डिस्कस किया। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एज अ स्टोरी बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊं एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। देखिए, हम जितना रिलैक्स होकर एज अ स्टोरी, एज अ मूवी की तरह दिमाग में अगर हम इसको लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। मैंने भी वही कोशिश करी है और यही इसका सबसे बेस्ट तरीका है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से मेहनत करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू जो है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में दे रखे हैं आपको। अच्छे से टेस्ट लगाइए, टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप बार टेस्ट लगाएंगे ये टॉपिक आपका उतना ही परफेक्ट होता चला जाएगा। तो लगातार टेस्ट लगाते रहिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।